नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम सुरेश धरदुबे आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग वर्तमान में प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर अध्ययन कर रहे हैं और इससे संबंधित हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर लिया है, जिसके पहले पार्ट में हमने प्रायद्वीपीय भारत की जो केंद्रीय उच्च भूमि है उस पर डिस्कशन किया है और दूसरे पार्ट में पूर्वी पठार तथा पूर्वोत्तर के पठार पर डिटेल में डिस्कशन किया गया है। आज प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंधित तीसरा पार्ट होगा और इसके अंतर्गत हम सतपुड़ा की पहाड़ी तथा दक्कन के पठार पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट रहेगा उसमें दक्षिण की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो सतपुड़ा की पहाड़ी है यह कहाँ पर स्थित है और इसके उत्तर में कौन सी संरचना है, इसके दक्षिण में कौन सी संरचना है और यह सतपुड़ा की पहाड़ी किन किन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, वैसे आपको हम बता दिए हैं, जब पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे नदी वाले टॉपिक को तब भी हमने आपसे बताया था कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है केंद्रीय उच्च भूमि, जिसकी सबसे निचली संरचना है विंध्याचल की पहाड़ी। क्या नाम है? विंध्याचल की पहाड़ी। और इसी विंध्याचल यानी केंद्रीय उच्च भूमि को दक्कन के पठार से जो अलग करने वाली प्राकृतिक संरचना है उसी का नाम है सतपुड़ा रेंज। तो यहाँ पर इसी सतपुड़ा रेंज की हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन के पठार को अलग करने वाली प्राकृतिक सीमा का ही नाम क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ी। और यह सतपुड़ा की पहाड़ी के उत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ पर है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा है। और इसके दक्षिण में कौन सी है? तापी नदी, या इसी को कहते हैं ताप्ती नदी। यानी आप क्रम से अगर देखें उत्तर से दक्षिण तो सबसे पहले मिलेगा विंध्याचल। कौन मिलेगा? विंध्याचल की पहाड़ी है। और इसके बाद आप देखेंगे तो नर्मदा नदी है। फिर उसके बाद यहाँ पर है सतपुड़ा की पहाड़ी और इसके बाद की जो संरचना है वो है तापी नदी। तो आपसे कभी कभी क्रमबद्ध तरीके से जब कूटबद्ध वाले प्रश्न आते हैं तो पूछा जाता है कि इनको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ के क्रम में क्या करिए? अरेंज करिए। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर में विंध्याचल मिलेगा, फिर उसके साउथ में आपकी नर्मदा नदी है, उसके साउथ में सतपुड़ा है और सतपुड़ा के भी साउथ में कौन सी है? तापी नदी है। तो इस क्रम को आप याद रखिएगा। बस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो विंध्याचल है यह केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि सतपुड़ा जो है केंद्रीय उच्च भूमि को दक्कन के पठार से अलग करने वाली प्राकृतिक संरचना है। साथ में यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो सतपुड़ा का पहाड़ है यह एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है। इसका मतलब है कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई है तो इसके दक्षिण वाले भाग में कुछ भ्रंशन हो गया है और उस भ्रंशन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ी की उत्पत्ति हुई है। साथ में 2 भ्रंश घाटियाँ बन गई हैं, एक इसके उत्तर में है और एक इसके दक्षिण में है। जो उत्तर वाली भ्रंश घाटी है वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? वहाँ पर नर्मदा है। और जो दक्षिण वाली भ्रंश घाटी उसमें कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। तो आप देख रहे हैं कि सतपुड़ा के उत्तर में भी एक घाटी है और सतपुड़ा के दक्षिण में भी एक घाटी है, जिसको हम लोग भ्रंश घाटी का नाम देते हैं। तो यदि किसी भी ब्लॉक पर्वत के दोनों तरफ भ्रंश घाटी पाई जाती है तो ऐसे ब्लॉक पर्वत को एक नाम दिया जाता है, वह है हार्स्ट पर्वत। क्या है? हार्स्ट पर्वत। यानी एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के इधर भी एक घाटी है और इधर भी एक घाटी है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको कहते हैं हार्स्ट पर्वत और घाटियों को कह देते हैं ग्रेबन घाटी। इसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सतपुड़ा के उत्तर में एक घाटी है, सतपुड़ा के दक्षिण में एक घाटी है, इसलिए हम सतपुड़ा को ब्लॉक पर्वत के साथ साथ एक नाम और देते हैं और वह नाम क्या है? हार्स्ट पर्वत। जबकि विंध्याचल कैसा है? वह केवल एक ब्लॉक पर्वत है, क्योंकि विंध्याचल के दक्षिण में ही सिर्फ एक भ्रंश घाटी है जिसका नाम है नर्मदा भ्रंश घाटी।
जबकि सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी पाई जाती है। तो यह बेसिक इन्फॉर्मेशन है सतपुड़ा से संबंधित। यही लिख दिया गया है कि उत्तर में नर्मदा नदी घाटी है या नर्मदा भ्रंश है, दक्षिण में तापी नदी घाटी है। यह एक अवशिष्ट ब्लॉक पर्वत है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति आप अगर देखेंगे तो काफ़ी पुरानी है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जलवायुकारी जो कारक हैं उनकी गतिविधियां हुई हैं, जिसके कारण सतपुड़ा का पहाड़ काफ़ी ज़्यादा वेदर हो गया है, यानी इसका अपक्षयन हो गया है और वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में यह विद्यमान है। इसीलिए हम कहते हैं अरावली भी एक अवशिष्ट पर्वत है, विंध्याचल भी अवशिष्ट पर्वत है, सतपुड़ा भी एक अवशिष्ट पर्वत है। लेकिन सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत होने के साथ साथ एक हार्स्ट पर्वत के दायरे में भी रखा जाता है, कारण इसके दोनों तरफ भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं। तो यह सतपुड़ा का बेसिक इंट्रोडक्शन था। और अगर इसके बारे में डिटेल में हम अध्ययन करें तो इस सतपुड़ा का विस्तार आप देखेंगे 3 राज्यों में पाया जाता है। कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। तो देख लेते हैं वहां पर कौन कौन सी संरचनाएं हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि सतपुड़ा का जो गुजरात में सेक्शन है, कहां पर? गुजरात में। वहां पर जो पहाड़ी है उसका नाम है राजपीपला की पहाड़ी। क्या नाम है? राजपीपला की पहाड़ी। यानी सतपुड़ा यहां पर है और यह सतपुड़ा काफ़ी लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी जो सबसे पश्चिमी सीमा है, कौन सी सीमा है? सबसे पश्चिमी सीमा है, वह गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और वहाँ पर जो पहाड़ी है सतपुड़ा की उसका नाम है राजपीपला। क्या नाम है? राजपीपला की पहाड़ी है। जैसे विंध्याचल के बारे में आपसे हमने कहा था कि गुजरात में जो उसका एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, उसका नाम है जोबत हिल, और जो बिहार में इसका सेक्शन था उसका नाम था कैमूर हिल। उसी प्रकार यह सतपुड़ा का जो विस्तार गुजरात में है या इसका जो सबसे पश्चिमी सेक्शन है वहाँ पर जो पहाड़ी उसका नाम है राजपीपला की पहाड़ी। फिर अगर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा चलता है और मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा है उसकी जो रेंज है उसका नाम है महादेव। क्या नाम है? महादेव पर्वत। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का कौन सा पार्ट है? महादेव वाला सेक्शन है। और इस महादेव का जो पर्वत है इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक का नाम है बेतुल का पठार और एक का नाम है महादेव। क्या नाम है? एक का नाम है बेतुल का पठार और एक का नाम है पंचमढ़ी। यहाँ देखिएगा ये महादेव हो गया। इस महादेव का 2 सेक्शन है, एक का नाम है बेतुल का पठार और एक का नाम है पंचमढ़ी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेतुल के पठार में 2 सेक्शन हो गया, यानी मध्य प्रदेश में कौन सा है? बेतुल का पठार, और यहाँ पर एक है पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी देखेंगे यह उत्तर में है। कहाँ पर है? उत्तर में है। लेकिन बेतुल का पठार किधर है? दक्षिण में है। इस प्रकार आप महादेव का 2 सेक्शन करेंगे। उत्तर वाले सेक्शन का नाम रहेगा पंचमढ़ी। क्या नाम रहेगा? पंचमढ़ी। और इसी का जो दक्षिणी भाग है इसका नाम रहेगा बेतुल का पठार। क्या नाम रहेगा? बेतुल का पठार। तो ठीक है, सतपुड़ा का जो विस्तार गुजरात में है वहाँ पर पहाड़ी का नाम है राजपीपला। इसका जो विस्तार मध्य प्रदेश में है उसका नाम है महादेव पर्वत। और महादेव पर्वत का भी 2 पार्ट कर दिया जाता है। जो उत्तरी सेक्शन है वहाँ पर है पंचमढ़ी, जो दक्षिणी सेक्शन है उसका नाम है बेतुल का पठार। तो यहाँ पंचमढ़ी में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। ध्यान रखिएगा, इसी पंचमढ़ी में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। और यह धूपगढ़ जो है पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जैसे अगर पूछा जाए हजारीबाग की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो क्या नाम है? पारसनाथ। यानी छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ। उसी प्रकार यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पूरे सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो महादेव पर्वत है इसका जो उत्तरी सेक्शन है उसका नाम है पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी की ही सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है
धूपगढ़, और यह धूपगढ़ जो है पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और जो बैतुल का पठार है, इसी बैतुल के पठार की भी एक सबसे ऊंची संरचना है जिसका नाम है ग्वालीगढ़ है। क्या नाम है? ग्वालीगढ़। तो इसका भी नाम याद रखिएगा, ग्वालीगढ़। ये सब नाम आपको अगर पॉइंट वाइज याद करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा असुविधा होने लगेगी, आपको याद नहीं होंगी, क्योंकि इस तरह से आपको पता हो गया कि जब सतपुड़ा हम पढ़ रहे हैं तो सतपुड़ा में ही राजपीपला है, सतपुड़ा में ही पंचमढ़ी है, सतपुड़ा में ही धूपगढ़ है, सतपुड़ा में ही बैतुल का पठार है, सतपुड़ा में ही ग्वालीगढ़ है। तो जब एक साथ इसको कंबाइंड रूप से पढ़ते हैं तो आपको स्टेट भी याद हो जाएंगे और साथ में वह किस प्रमुख संरचना से संबंध रखता है यह भी आपको याद हो जाएगा। अन्यथा पॉइंट वाइज आप पढ़ेंगे तो फिर थोड़ी असुविधा होने वाली है, क्योंकि कितना फैक्ट आप याद करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो महादेव है, महादेव का उत्तरी सेक्शन पंचमढ़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, और इसी महादेव का जो दक्षिणी सेक्शन है वहाँ पर है बैतुल का पठार जिसकी सबसे ऊंची संरचना का नाम है ग्वालीगढ़। और इसी ग्वालीगढ़ के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती, या इसको कहते हैं ताप्ती या तापी, दोनों नाम इसका है। इंग्लिश में तापी है और हिंदी में ताप्ती है। तो इसी बैतुल के पठार से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी, और इसको हमने नदी वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कशन किया है। यानी सतपुड़ा के दक्षिण में है बैतुल का पठार और उसी के ग्वालीगढ़ से जो नदी निकलती है उसका नाम है तापी नदी। तो यहाँ पर आपको कोई असुविधा अब होने वाली नहीं है कि नीचे से निकल गई है तापी नदी बैतुल के पठार से, और इसके उत्तर में जो नदी रहेगी उसका नाम क्या है? नर्मदा। लेकिन नर्मदा निकलती कहाँ से है उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि तापी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अगर इसके बारे में डिस्कस किया जाए तो तापी नदी को देखिएगा, फिर भी यहाँ पर संक्षेप में उसका डिस्कशन कर दिया गया है कि जो बैतुल जिला है, बैतुल जिला यानी बैतुल जिले के आधार पर ही उसका नाम है बैतुल का पठार। तो बैतुल जिले के मुल्ताई नगर से, बैतुल जिला में एक नगर है जिसका नाम है मुल्ताई नगर, और उसी मुल्ताई नगर के पास से ही कौन नदी निकलती है? तापी, जो सतपुड़ा के दक्षिण से प्रवाहित होती है। किधर से प्रवाहित होती है? दक्षिण से प्रवाहित होती है। लेकिन यह सतपुड़ा जब आगे बढ़ती है तो आगे चली जाती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ चली जाती है? छत्तीसगढ़ में। सतपुड़ा गुजरात में भी है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। ज़्यादातर सेक्शन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। लेकिन कुछ सेक्शन कहाँ पर मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में जो इसका पार्ट है सतपुड़ा का, उसका नाम है मैकाल पर्वत। क्या नाम है? मैकाल पर्वत। तो उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा के विस्तार को किस नाम से हम जानते हैं? मैकाल पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। यानी सतपुड़ा गुजरात में भी है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में भी है, सतपुड़ा छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन आप देखेंगे इसका विस्तार तो यह आप देख रही जो इसका डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन देखिए, इधर का जो सेक्शन है कुछ साउथ है। क्या है? कुछ साउथ है, और इधर का सेक्शन कुछ नॉर्थ है। तो ऐसे में यहाँ से जो नदी निकलने वाली है अमरकंटक वाले सेक्शन से, यह इसके नॉर्थ से होकर के गुजरेगी। किधर से होकर के गुजरेगी? नॉर्थ से, जिसका नाम रहेगा नर्मदा। और इसी सतपुड़ा के बैतुल से जो नदी निकलती है वह इसके दक्षिण से गुजरती है, जिसका नाम क्या रहेगा? ताप्ती रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि सतपुड़ा का जो विस्तार छत्तीसगढ़ में है उसका नाम है मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? अमरकंटक। ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमरकंटक सबसे ज़्यादा ऊंचा है कि धूपगढ़, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि धूपगढ़ जो है वह पंचमढ़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होने के साथ साथ पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जबकि अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मैकाल की है, पूरे सतपुड़ा की नहीं है। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा का जो विस्तार है उसको किस नाम से जानते हैं? मैकाल पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी
जो उत्तर की तरफ जाती है उसका नाम है सोन। क्या नाम है? सोन, जो गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? गंगा की। तो यह सोन है। और इस अमरकंटक के किस भाग से निकलती है? उत्तरी भाग से निकलती है। और इसी अमरकंटक से एक नदी और निकलती है जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, उसका नाम क्या है? नर्मदा। और इसी अमरकंटक का एक्सटेंशन पार्ट, कौन सा पार्ट? एक्सटेंशन पार्ट से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। यानी अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। एक उत्तर की तरफ जाती है जो गंगा में मिल जाती है पटना के समीप, उसका नाम है सोन। और इसी से एक और नदी निकलती है जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती है, उसका नाम है नर्मदा। और इसी अमरकंटक से तीसरी नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। और यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। तो इसी के बारे में देखते हैं कि जो सोन नदी है यह अमरकंटक के किस पार्ट से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने अभी कहा कि जो मैकाल है यह तो है छत्तीसगढ़ में और उसी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अमरकंटक। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राकृतिक संरचना किसी एक राज्य से प्रतिबद्ध होती है, उसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस आधार पर आप ऐसा ना कह दीजिएगा कि सोन नदी, नर्मदा नदी सब छत्तीसगढ़ से निकलती है, नहीं। अमरकंटक की संरचना काफ़ी विस्तृत है। तो इस अमरकंटक का जो विस्तार मध्य प्रदेश में हो गया है, कहाँ पर हो गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश भी तो सटा हुआ है। तो इसी मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, एक का नाम शहडोल जिला है और एक का नाम है अनूपपुर। क्या नाम है? अनूपपुर। तो अनूपपुर से जो नदी निकलती है उसका नाम है नर्मदा, और शहडोल से जो निकलती है उसका नाम क्या है? सोन। तो ध्यान रखिएगा, शहडोल से निकलने वाली, मध्य प्रदेश के शहडोल से निकलने वाली नदी कौन सी है? सोन। जबकि मध्य प्रदेश के हम कह सकते हैं अनूपपुर से जो नदी निकलती है उसका नाम है नर्मदा। और इसी अमरकंटक का अब एक्सटेंशन पार्ट देखेंगे, जहां पर एक पहाड़ी है उसका नाम है धमतरी की पहाड़ी। क्या नाम है? सिहावा पहाड़ी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका नाम है सिहावा पहाड़ी। क्या नाम है? सिहावा पहाड़ी। और इस सिहावा पहाड़ी से जो नदी निकलती है, धमतरी जिला है, सिहावा पहाड़ी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर धमतरी क्या है? जिला है और सिहावा पहाड़ी है, जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। लेकिन अमरकंटक का ही ये भी पार्ट है, यानी अमरकंटक काफ़ी बड़ा है। उसी अमरकंटक का जो दक्षिण वाला विस्तार है वहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है सिहावा पहाड़ी, लेकिन जिला जो है उसका नाम क्या है? सिहावा, माने धमतरी जिला है। तो धमतरी जिला में सिहावा पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? महानदी। फिर से आप स्पष्ट कर लीजिए, अमरकंटक का जो विस्तार मध्य प्रदेश में है वहाँ के शहडोल जिले से जो नदी निकलती है उसका नाम सोन है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर से जो नदी निकलती है उसका नाम है नर्मदा। और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में अमरकंटक की पहाड़ी का नाम है सिहावा पहाड़ी, और वहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है महानदी। तो इस प्रकार सतपुड़ा का हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, सतपुड़ा का 3 राज्यों में विस्तार देखा, और यहाँ से कौन कौन सी प्रमुख संरचनाएं संबद्ध हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर भी इस पर यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया है तो उसको हम लोग आगे जब प्रश्न का अध्ययन करेंगे तब देख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला सेक्शन प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, उसका नाम है दक्कन का पठार। अभी तक हमने क्या क्या अध्ययन किया? सबसे पहले हमने केंद्रीय उच्च भूमि का अध्ययन किया, जिसमें अरावली है, मेवाड़ है, मालवा है, बुंदेलखंड है और विंध्याचल है। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा है पूर्वी पठार, और पूर्वी पठार के भी 3 पार्ट थे। छोटा नागपुर का पठार था, छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन था और दंडकांडिया का पठार था। छोटा नागपुर के भी 3 पार्ट थे, एक का नाम था राजमहल, दूसरे का नाम था हजारीबाग और तीसरे का नाम था रांची का पठार। फिर हम लोग पूर्वोत्तर का पठार देखे थे, और पूर्वोत्तर के पठार में हमने गारो, खासी, जैंतिया, साथ में कार्बी एंगलोंग का भी अध्ययन किया है। उसके बाद हमने सतपुड़ा की पहाड़ी का भी अभी अध्ययन किया, और सतपुड़ा की पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में तापी नदी, और इसे हम लोग
एक हार्स्ट पर्वत के साथ साथ ब्लाक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसका जो गुजरात में विस्तार है वहाँ पर है राजपीपला, मध्य प्रदेश में जो है उसका नाम है महादेव, और जो छत्तीसगढ़ में उसका नाम है मैकाल, और मैकाल की ही सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक, और उसी अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। जो उत्तर में जाती है वह सरडौल एमपी से निकलती है, सोन नदी जो गंगा में जाके पटना के पास मिल जाती है, और इसी अमरकंटक के अनूपपुर से जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से जो नदी निकलती है वह है नर्मदा, जो सतपुड़ा के उत्तर से होती हुई अरब सागर में अपने जल का विसर्जन कर देती है। और इसी सतपुड़ा के धमतरी जिला सिहावा पहाड़ी से जो नदी निकलती है उसका नाम महानदी, जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन कर देती है। अब हमारा जो अगला सेक्शन है इसमें हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? दक्कन के पठार के बारे में। तो जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार का अगर आप विस्तार देखें तो इसका विस्तार कई राज्यों में है, और इसको हम लोग अलग करने के लिए कई पार्ट में विभक्त करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो दक्कन का पठार है इसका देखिए यह एक प्राकृतिक सीमा यहाँ पर दिखाई गई है आपके सामने, और यहाँ पर जो दिखाया गया है यह है सेंट्रल हाईलैंड, यहीं पर है सतपुड़ा। तो ये जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार के अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 सेक्शन आपको मुख्य रूप से मिलेंगे। सबसे पहला जो मिलेगा उसका नाम है दक्कन का ट्रैप। क्या नाम मिलेगा? दक्कन का ट्रैप, यानी जो महाराष्ट्र वाला सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? महाराष्ट्र वाला सेक्शन है, उसका नाम है दक्कन का ट्रैप। तो ध्यान रखिएगा, यह दक्कन का ट्रैप मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और इस दक्कन का ट्रैप और दक्कन का पठार अलग है। पठार में कई संरचनाएं हैं, जबकि ट्रैप सिर्फ एक पर्टिकुलर राज्य से संबद्ध हो गया है, जिसका नाम है दक्कन का ट्रैप। ट्रैप क्या है हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में सीखेंगे। ट्रैप का मतलब होता है कि 2 बार ज्वालामुखी की क्रियाओं के बीच में जब कुछ संरचनाएं या कुछ जीवाश्म आके दब जाते हैं, फॉसल फ्यूल्स, तो उसको हम लोग ट्रैप कहते हैं। यानी 2 के बीच में जब कुछ चीज़ें ट्रैप हो जाएं तो उसको हम लोग ट्रैप कहते हैं। तो उसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में सीखेंगे। लेकिन दक्कन के ट्रैप का ज़्यादातर विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, जो दक्कन के पठार की सबसे पहली संरचना है। उसके बाद अगर बात करें दक्कन के पठार की जो दूसरी संरचना है वो किस राज्य में है? कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। और तीसरी अगर संरचना यानी यहाँ पर कर्नाटका में है। अगर तीसरी संरचना की बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आ जाएगा। कौन आ जाएगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आ जाएगा। चूँकि पहले तेलंगाना राज्य नहीं था, लेकिन अब तेलंगाना हो गया है, तो ध्यान रखिएगा एक तेलंगाना में है और एक आंध्र प्रदेश में है। जो तेलंगाना में है उसका नाम है तेलंगाना का पठार। क्या नाम है? तेलंगाना का पठार। और जो आंध्र प्रदेश में है उसका नाम है आंध्र प्रदेश का या आंध्र का पठार। क्या नाम है? आंध्र का पठार। तो यह तीसरी संरचना है तेलंगाना का पठार, और चौथी संरचना है आंध्रा का पठार। ध्यान रखिएगा ये जो तेलंगाना वाला सेक्शन है यह उत्तर में पड़ेगा। किधर पड़ेगा? उत्तर में। यानी आप इसी संरचना में देख सकते हैं कि जो ये तेलंगाना वाला है किधर है? नॉर्थ में है, और जो आंध्रा का पठार है किधर है? साउथ में है। तो एक नॉर्थ में हो जाएगा, एक साउथ में हो जाएगा। यह किसका पार्ट है? तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना नॉर्थ और आंध्रा का पठार साउथ। डायरेक्शन भी देखते चलिएगा। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है दक्कन का पठार, यहाँ पर है कर्नाटक का पठार। तो आप देख रहे हैं कि जो तेलंगाना का पठार है यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है शेषाचलम की पहाड़ी। आपसे पूछा जा सकता है शेषाचलम की पहाड़ी किससे संबंध रखती है? तो वह तेलंगाना के पठार का भाग है। किसका भाग है? तेलंगाना के पठार का भाग है। और तेलंगाना का पठार किसका भाग है? तो दक्कन के पठार का भाग है। किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है, ना कि दक्कन के ट्रैप का। स्पष्ट है? उसी प्रकार अगर पूछा जाए आंध्र के पठार, तो वहाँ की जो संरचना है एक, उसका नाम है रायलसीमा। जैसे तेलंगाना में है शेषाचलम की पहाड़ी, उसी प्रकार जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पर जो उसका नाम है रायलसीमा। और इसी रायलसीमा पर 2 संरचनाएं आपको मिलेंगी। एक का नाम है पालकोंडा और एक का नाम है वेलिकोंडा। साथ में एक नल्ला मलाई भी मिलेगा। तो हम लोग इन तीनों संरचनाओं के बारे में कहाँ सीखेंगे? जब हम लोग पूर्वी घाट का अध्ययन करेंगे तब।
वहाँ पे वेलिकंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन अभी तो बस इतना समझ लीजिएगा कि जो दक्कन का पठार है इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है दक्कन का ट्रैप, दूसरा है कर्नाटका का पठार, तीसरा है तेलंगाना का पठार, चौथा है आंध्रा का पठार। तेलंगाना के पठार से संबंध कौन रखता है? शेषाचलम की पहाड़ी। आंध्रा के पठार से कौन सा संबंध रखता है? रायलसीमा। और ध्यान रखिएगा इसी रायलसीमा से संबंध कौन रखता है? पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्ला मलाई। यहाँ पे चाहें तो उसका भी नाम लिख सकते हैं, नल्ला मलाई। और एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट कर लीजिएगा कि इसी तेलंगाना का पठार और आंध्रा के पठार से एक नदी गुजरती, यानी यहाँ पर एक तरफ तेलंगाना है और एक तरफ आंध्रा है, इसी के बीच से एक नदी गुजरती है, यानी इन दोनों के पठार की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए, तेलंगाना का पठार और आंध्रा के पठार की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए जो नदी गुजरती है उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि कृष्णा नदी किन किन पठारों के बीच की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो एक तरफ है तेलंगाना का पठार और एक तरफ है आंध्रा का पठार, दोनों के बीच की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। अब हम दक्कन के पठार का अध्ययन करते हैं, दक्कन के ट्रैप का, फिर कर्नाटक के पठार का, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो दक्कन का ट्रैप है जिसका ज़्यादातर विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वहाँ पर भी कितनी संरचनाएं हैं? मुख्य रूप से 4 संरचनाएं हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यह जो सेक्शन है इसी सेक्शन का नाम है दक्कन का ट्रैप। और इस दक्कन के ट्रैप में आप देखेंगे यहाँ पर है सतमाला, क्या है? सतमाला, अजंता, फिर यहाँ पर है बालाघाट और है हरिश्चंद्र। क्या नाम है? हरिश्चंद्र। तो दक्कन के ट्रैप में 4 संरचनाएं हैं मुख्य रूप से। एक का नाम है सतमाला, फिर है अजंता, फिर है बालाघाट, फिर है हरिश्चंद्र। इनका जो क्रम है आप देखेंगे अजंता नॉर्थ में है और सतमाला उसके साउथ में नज़र आ रही है, लेकिन वास्तव में यह क्रम ऐसे ही रहेगा कि सतमाला नॉर्थ में रहेगा, अजंता साउथ में है, बालाघाट उसके भी साउथ में और हरिश्चंद्र सबके साउथ में। जबकि देखने पे लगेगा कि अजंता सतमाला के नॉर्थ में है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ठीक है, साथ में यहाँ पर है कि जो हरिश्चंद्र है, इस हरिश्चंद्र की एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कलसूबाई। क्या नाम है? कलसूबाई। यह कलसूबाई हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो दक्कन का ट्रैप जिसका ज़्यादातर विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसमें कितनी संरचनाएं हैं? 4, सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई। साथ में यहाँ पर 2 घाट आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 घाट मिलेंगे। वैसे जब हम लोग पश्चिमी घाट पढ़ेंगे तब इसके बारे में फिर से अध्ययन कर लेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझिएगा कि 2 घाट है। एक का नाम है थाल घाट, एक का नाम है भोर घाट। और यहाँ पर है मुंबई। क्या है? मुंबई। तो मुंबई से जब आप नासिक और नागपुर की तरफ जाते हैं, किधर जाते हैं? नासिक और नागपुर की तरफ जाते हैं, तो उधर एक घाट मिलता है, और यहीं से जब आप पूना की तरफ जाते हैं तब भी एक घाट मिलता है। तो जब नासिक या नागपुर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो घाट मिलता है उसका नाम है थाल घाट। क्या नाम है? थाल घाट। और जब इसी मुंबई से आप पुणे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो घाट मिलता है इसका नाम है भोर घाट। क्योंकि मुंबई आप देख रहे हैं यह तट पे है, और जबकि आपको नासिक या नागपुर या पूना जाने के लिए यह पठार पे जाना पड़ता है। तो जब आप देखेंगे अरब सागर की तरफ से जब आप जाएंगे प्रायद्वीपीय पठार की तरफ, तो वहाँ पे काफ़ी ऊंची संरचनाएं मिलेंगी, खड़ी दीवार की तरह मिलेगी, तो उस पर चढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर नदियों के द्वारा जो काट करके रास्ते बनाए गए हैं, उन्हीं रास्तों के माध्यम से हम लोग राजमार्ग बना देते हैं। और वहीं पर एक राजमार्ग जो बनता है वह थाल घाट से गुजरता है, और एक जो गुजरता है वो किस दर्रे से गुजरता है? भोर घाट दर्रे से गुजरता है। और यह घाट किसके माध्यम से बनाया जाता है? नदियों के माध्यम से। और इन्हीं नदियों के द्वारा बनाए गए घाट के आधार पर ही हम लोग वहाँ पर मार्ग का डेवलपमेंट कर देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मुंबई से जो नागपुर या नासिक को जोड़ता है वहाँ पर जो दर्रा है
या जो घाट है उसका नाम है थाल घाट। और इसी मुंबई से जो पुणे को जोड़ता है वहाँ पर जो दर्रा उसका नाम है भोर घाट। तो इन दोनों घाटों को आप याद रखिएगा। ये बिंदु किससे संबंधित थे? दक्कन के ट्राइब से संबंधित थे। इसके बाद हम अगले पार्ट पे आ जाते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कर्नाटका के पठार को। किसको देखते हैं? कर्नाटका के पठार को। कर्नाटका के पठार को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक भाग इसका पश्चिम में है और दूसरा भाग इसका पूरब में है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे यह है कर्नाटका का पठार। क्या है? कर्नाटका का पठार है। और इस कर्नाटका के पठार का कितना सेक्शन है? दो सेक्शन है। एक सेक्शन जो इसका घाट की तरफ है, किधर है? पश्चिमी घाट की तरफ है, इसका नाम है मलनाड। क्या नाम है? मलनाड। और इसका एक सेक्शन जो पूर्व की तरफ है यह मैदान तरह के, यानी मैदान तो है नहीं, यानी है तो पठार ही, लेकिन वहाँ पे प्लेन जैसी संरचनाएं सपाट नजर आती हैं। और जो पश्चिम की तरफ है वो पहाड़ी जैसी नजर आएंगी, यानी वहाँ पर पहाड़ी जैसी संरचनाएं नजर आती हैं। और जो पूर्व की तरफ है वो मैदान जैसी संरचनाएं नजर आती हैं। जबकि पूरा सेक्शन किसका पार्ट है? पठार का ही पार्ट है। लेकिन इस पठार के भी दो सेक्शन हैं। जो पश्चिम में है उसका नाम है मलनाड। यहाँ पे वेस्ट है, वेस्ट का मतलब पश्चिम में है। कर्नाटक के पठार का पश्चिमी भाग का क्या नाम है? मलनाड। और कर्नाटक के पठार का जो पूर्वी भाग है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मैदान। तो यहाँ पर ध्यान किया गया, ये है पूरब में और पश्चिम में कौन है? मलनाड है। तो कर्नाटक के पठार का मुख्य रूप से दो भाग, पश्चिम वाला भाग मलनाड जो पहाड़ी है, कैसा है? पहाड़ी। और इसी कर्नाटक के पठार का पूर्वी भाग जो मैदानी है उसका नाम क्या है? उच्च भूमि है। वह उच्च भूमि यानी हाईलैंड है। यानी मैदान की कैटेगरी में इसे नहीं रखते हैं। मैदान जैसे होता है 150 मीटर तक समुद्री तल से, तो वह उस कैटेगरी पे नहीं है। यह 150 मीटर से ऊंचा है, इसलिए इसका नाम है हाई लैंड। है मैदान लेकिन उच्च भूमि है। कैसी भूमि है? उच्च भूमि है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कर्नाटक के पठार का दो भाग, एक का नाम मलनाड, एक का नाम मैदान। मलनाड में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बूदन की पहाड़ी। क्या नाम है? यानी ये जो मलनाड वाला हिस्सा है, इस मलनाड वाले हिस्सा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बूदन की पहाड़ी। और उस बाबा बूदन की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। लेकिन अगर आपके सामने कुद्रेमुख और मुल्यानगिरी दोनों मिल जाए, मुल्यानगिरी भी इसी बाबा बूदन की पहाड़ी की ही एक ऊंची चोटी है। वैसे ज़्यादातर किताबों में आपको बाबा बूदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम मिलता है कुद्रेमुख। क्या मिलेगा? कुद्रेमुख। लेकिन मुल्यानगिरी की ऊंचाई उससे भी ज़्यादा है। किससे? कुद्रेमुख से। तो यदि दोनों विकल्प में आपके सामने आ जाएं तो आप किसको टिक लगाएंगे? मुल्यानगिरी को टिक लगाएंगे, जो बाबा बूदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्योंकि कुद्रेमुख की जो टोटल ऊंचाई है 1894 मीटर है और मुल्यानगिरी की कितनी है? 1925 मीटर ऊंचाई है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कर्नाटक के पठार का जो पश्चिमी भाग पहाड़ी है, वहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बाबा बूदन की पहाड़ी। और बाबा बूदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है मुल्यानगिरी और कुद्रेमुख। लेकिन दोनों में से सबसे ऊंची कौन है? मुल्यानगिरी। लेकिन चर्चा में कौन रहता है? कुद्रेमुख रहता है। और इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है मैदानी, तो मैदानी सेक्शन को पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है। यानी ये जो मैदान वाला सेक्शन है, इस मैदान वाले सेक्शन को पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग जो हो जाता है वह बंगलौर का पठार हो जाता है और एक भाग जो होता है उसका नाम है मैसूर का पठार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यह कर्नाटक का पठार है, इस कर्नाटक के पठार का जो पश्चिम वाला हिस्सा है यहाँ तो है मलनाड, जो इसका पूर्व वाला हिस्सा है इसका नाम है मैदान। लेकिन यहाँ पर भी दो सेक्शन है, एक का नाम है बंगलुरु का पठार और एक का नाम है मैसूर का पठार। आप एटलस में देखिएगा स्पष्ट नजर आ जाएगा। तो जो मैसूर वाला है इसका डायरेक्शन आप देखेंगे तो साउथ और वेस्ट में है, जबकि बंगलौर वाले का जो सेक्शन है यहाँ पर बंगलौर वाला मिलेगा। कौन मिलेगा? बंगलौर वाला मिलेगा। और यहाँ पर कौन मिलेगा? मैसूर वाला। यानी मैसूर का जो सेक्शन है
यह दक्षिण पश्चिम में है, जबकि बंगलौर का जो सेक्शन है किधर है, उत्तर और पूरब में है। ठीक है, अगर इनका केवल पूरब पश्चिम डायरेक्शन देखा जाए तो पश्चिम में मैसूर, पूरब में बंगलौर, लेकिन अगर उत्तर दक्षिण देखा जाए तो उत्तर में बंगलौर और दक्षिण में कौन है, मैसूर। जैसे भी पूछा जाए आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर मैदान में दो सेक्शन हो जाते हैं, एक का नाम है बंगलूर का पठार और एक का नाम है मैसूर का पठार। और क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक चीज़ और मुख्य है और वह है कि जो यह बंगलूर का पठार है यह उत्तरी उच्च भूमि पर है। चूंकि पूरा मैदान एक उच्च भूमि ही है, तो बंगलौर अगर उत्तर में है तो जाहिर सी बात उसका नाम हो जाएगा उत्तरी उच्च भूमि। क्या नाम हो जाएगा, उत्तरी उच्च भूमि। और उत्तरी उच्च भूमि से ही जो नदी निकलती है उसका नाम है कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। क्या नाम है, तुंगभद्रा, जो किसकी सहायक है, कृष्णा की सहायक है। तो कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा की उत्पत्ति जहां से होती है उसका नाम है उत्तरी उच्च भूमि, जो बंगलौर के पठार का ही नाम है। किसका नाम है, बंगलौर के पठार को किस और नाम से जानते हैं, उत्तरी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, जो कृष्णा व तुंगभद्रा की उत्पत्ति का स्थान है। इसी प्रकार जो मैसूर वाला पठार है, कौन वाला पठार है, मैसूर वाला पठार, उसको कहते हैं दक्षिणी उच्च भूमि, क्योंकि दक्षिण में है तो उसका नाम हो जाएगा दक्षिणी उच्च भूमि। और यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी है, कावेरी। तो उत्तर वाले से निकलती है कृष्णा और उसकी सहायक तुंगभद्रा, जबकि दक्षिण वाले से जो निकलती है उसका नाम है कावेरी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जो कर्नाटक का पठार है इसके हमने दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट था मलनाड और एक पार्ट था मैदान। मैदान को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक है बंगलौर का पठार और एक है मैसूर का पठार। बंगलौर के पठार को हम लोग उत्तरी उच्च भूमि कहते हैं, जहाँ से कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की उत्पत्ति मानी जाती है, जबकि जो मैसूर का पठार है उसको दक्षिणी पठार कहते हैं, और जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का जो तीसरा सेक्शन था, जिसमें हम लोगों ने सतपुड़ा के बारे में और दक्कन के पठार के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंतर्गत हम दक्षिण की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।